नमस्कार। दानिश अली को रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो आप सब लोगों ने देखा सुन लिया होगा। सही नहीं था तरीका। पार्लियामेंट के भीतर इस तरह का व्यवहार मैंने तो कभी किसी सांसद का नहीं देखा। इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। लेकिन मैं आज बात करना चाहूंगा हमारे देश में चलने वाली जो मौका परस्ती की राजनीति है उसकी। राहुल गांधी भागकर दौड़कर पहुंच गए दानिश अली के घर कल शाम। उनसे मिले, सहानुभूति जताई, मोहब्बत की दुकान खोल दी वहां पर जाकर। और दानिश अली भी गदगद हो गए कि भाई विपक्ष का इतना बड़ा नेता मेरे घर पर आया है। वो भी खुश हो गए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी। सुप्रिया श्रीनेत आ गई कि साहब जहां पर भी किसी पर कोई जुल्म होगा वहां पर ये बंदा यानी कि राहुल गांधी आपको खड़े हुए नजर आएंगे। इस तरह की बातें होने लगी। यहां पर मुझे सबसे अजीबोगरीब स्थिति जो लगी वो लगी मुझे मायावती जी की। मायावती जी की पार्टी के टिकट पर ही अमरोहा से पिछली बार सांसद बने थे दानिश अली। पहला चुनाव लड़ा और पहला ही चुनाव जीत जाते हैं। साथ में उनके साथ सपोर्ट क्या थी? समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की भी सपोर्ट थी। बीजेपी का प्रत्याशी जो उनके सामने थे कंवर सिंह तंवर, वो अकेले थे। यानी कि 1-to-1 टिकट फाइट हो रही थी। तीसरा कोई प्रत्याशी था नहीं मैदान में। तो इसी वजह से दानिश अली जीत गए थे लगभग 63,000 वोट्स से। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये मूल रूप से हापुड़ के रहने वाले हैं और जामिया में पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। इनके जो दादाजी थे मरहूम, वो बताया जाता है कि वो भी विधायक थे, हापुड़ से सांसद भी रहे कभी वो 70s के दौर में। लेकिन दानिश अली की ये पहली राजनीतिक सफलता थी। इससे पहले ये जनता दल सेकुलर देवगौड़ा जी की पार्टी के मेंबर थे। और देवगौड़ा जी की पार्टी को उत्तर प्रदेश में कौन मानता है, आप सब लोग जानते ही हैं इस बात को। लेकिन उनका सितारा बुलंदियों पर है। इस बार दिक्कत यह थी दानिश अली के सामने कि बसपा का और सपा का गठबंधन इस बार तो होगा नहीं। अगर वो इस बार जाएंगे बसपा के टिकट पर और सामने सपा और रालोद का प्रत्याशी, आरएलडी का प्रत्याशी, आरएलडी गढ़ का गढ़ है अमरोहा। हमेशा ये सीट आरएलडी के खाते में दी जाती है। और पहले एक बार जीत 2009 में बीजेपी के साथ जब आरएलडी का समझौता था अजीत सिंह के समय में, तब अमरोहा की सीट भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी ने जीती थी। विनोद नागपाल यहां से सांसद बने थे। तो इस लिहाज से दानिश अली के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अगला चुनाव कैसे लड़ूं। अगर बसपा के टिकट पर लड़ूंगा और सामने कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ जाएगा सपा और आरएलडी के टिकट पर, तो फिर तो खेल खराब है। फिर तो सब वोट उसी की तरफ जाएंगे, मुसलमान भी उधर चले जाएंगे, क्योंकि सबको लगता है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही बीजेपी को हरा सकता है। पिछली बार देख लीजिए आप, बिजनौर, सहारनपुर, ये जो पूरी बेल्ट है मुस्लिम बेल्ट, इसमें सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ था इसने सारी मुस्लिम सीटें जीती थी। बर्क साहब, उधर वो जो मुरादाबाद वाले हैं वो, और वहां पर सहारनपुर की सीट पर और बसपा जीती थी बिजनौर की सीट पर। तो लगभग ये सभी सीटें जो मुस्लिम बेल्ट थी इसमें बसपा सपा गठबंधन ने क्लीन स्वीप कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी को जो 7-8 सीटों का नुकसान हुआ था 2014 के मुकाबले 2019 में, वो इसी बेल्ट की वजह से हुआ था। दानिश अली घबराए हुए थे, क्या करें क्या करें क्या करें, किसके टिकट पर चुनाव लड़ें, क्या लड़ें। बताया जाता है कि अखिलेश यादव से भी मिले थे। उससे पहले वो आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी से भी मिले थे, जो अखिलेश यादव के करीबी हैं। आजकल राज्यसभा में भिजवाया है जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने, और विधानसभा चुनाव में भी दोनों का गठबंधन था। तो इन दोनों की मुलाकात हो चुकी है। और बताया जाता है कि दानिश अली की पहली चॉइस ये है कि वो आरएलडी के सिंबल पर लड़ें, जिससे कि जाट भी उन्हें वोट करें और मुसलमान भी वोट करें। जाटों का वर्चस्व है अमरोहा क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में जाट हैं, बड़े बड़े गांव हैं जाटों के। और फिर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक तो उनके साथ होगा ही। तो ऐसी स्थिति में बसपा अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को भी यहां पर उतार देगी तो दानिश अली आसानी से जीत जाएंगे। आप ये बात लिख कर रख लीजिए कि होना यही है कि दानिश अली इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से लड़ेंगे। 99% उम्मीद अभी यही है। उनका कतई भी इरादा मायावती की पार्टी से लड़ने का है नहीं। मायावती ने उनके समर्थन में ट्वीट भी किया कि साहब हालांकि पार्लियामेंट में जो है वो कार्रवाई की आश्वासन दिया गया है और इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ, जो दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं जिन्होंने गालियां दी, भला बुरा कहा दानिश अली को। लेकिन यहां पर दानिश अली का काम बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा कहने का मतलब वही है कि राहुल गांधी जब उनसे मिलने पहुंच गए तो दानिश अली को और क्या चाहिए था। ये देखिए,
दानिश अली ने ट्वीट भी कर दिया कि आप अचानक आ गए, मेरा हौसला बढ़ा गए, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। और राहुल गांधी तो हैं ही मोहब्बत की दुकान वाले, और मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी से मिलने के बाद दानिश अली गदगद हो गए हैं और बड़ा खुश हैं। और उन्होंने मीडिया से बातें भी की। राहुल गांधी ने कहा, ये ट्वीट किए राहुल गांधी ने तस्वीरें, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये देखिएगा, एक से एक गजब। और इस तरीके से तस्वीरें खिंचवाई। इस तस्वीर का मतलब क्या है कि दानिश अली अब आप हमारे साथ हैं। आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस सभी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। राहुल गांधी इसलिए मिलने के लिए गए कि उत्तर प्रदेश में दानिश अली को मायावती से तोड़कर अपनी तरफ कर लिया जाए। हर आदमी इस समय राजनीति में लगा हुआ है। सबको 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार आते हुए नजर आ रहे हैं। सब लोग उनसे डर रहे हैं। श्रीनिवास बीवी जो कांग्रेस के युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं, वो लिख रहे हैं, शेर देखिए बगल में, लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तब तुम खड़े थे। तो राहुल गांधी का जो पूरी टीम है वो गदगद हो गई है कि राहुल गांधी ने भाई कमाल कर दिया है। संजय सिंह जो तड़ीपार हैं, राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, आपको पता ही है कि पिछले सेशन से वो बाहर चल रहे हैं। उन्होंने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया और वो भी बताया जाता है कि कल शाम मिलने के लिए गए थे दानिश अली से। दानिश अली पर अब अखिलेश यादव को भी दया आ रही है और निश्चित रूप से मुसलमानों के वोट की बारी आए तो राहुल गांधी किसी से पीछे कहाँ रहते हैं। देखिए, राहुल गांधी के बारे में आपको मैं बताऊं कि मुस्लिम वोटों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पिछले चुनाव में 2021 में आपको याद होगा कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने केरल में मुस्लिम लीग से समझौता किया था। पश्चिम बंगाल में जो पीरजादा थे, फुरफुरा शरीफ वाले, उन्होंने एक आईएसएफ नाम की पार्टी बनाई थी, उसके साथ समझौता करवाया था। और इस बात से ममता बनर्जी नाराज भी हुई थी कि आप हमारे मुस्लिम वोट बैंक को काटना चाहते हैं और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि मुसलमानों ने एक तरफा समर्थन दिया था ममता बनर्जी को। लेकिन राहुल गांधी मुसलमानों को साथ लेने से पीछे नहीं हटते। उनका बस चले तो वो कांग्रेस का नाम बदलकर मुस्लिम लीग रख दें। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है एआईयूडीएफ, 14-15 विधायक हैं उनके। बदरुद्दीन अजमल खुद भी असम से सांसद हैं लोकसभा के, उनके साथ समझौता कराया था उन्होंने असम में। लेकिन खास बात देखिए, केरल में, पश्चिम बंगाल में और असम में मुस्लिम पार्टी से समझौता करवाते हैं राहुल गांधी जबरन, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ता है सभी जगह। कहीं सरकार नहीं बनाती कांग्रेस। क्या इसके बाद भी राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जनता किस तरीके से इन चीजों को देखती है? क्या उन्हें ये लग रहा है कि वास्तव में अगर वो दानिश अली से मिल लिए हैं तो उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमान उनके साथ हो जाएंगे? हास्यास्पद बात है। राहुल गांधी राजनीति में बहुत ही कच्चे खिलाड़ी हैं और यहां पर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं दानिश अली को इंडिया अलायंस में ले आऊं, जबकि अगर वो इंडिया अलायंस में या कांग्रेस में उन्हें लाना चाहेंगे तो दानिश अली खुद मना कर देंगे। दानिश अली कह देंगे, भैया कांग्रेस के टिकट पर तो यहां कुत्ता भी नहीं जीत सकता, मैं कहां से जीतूंगा। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है। इस बात को लेकर अखिलेश यादव या जयंत चौधरी, जो शायद दानिश अली को टिकट दे देते, उन्हें भी जरूर अच्छा नहीं लगा होगा कि राहुल गांधी क्यों दौड़े दौड़े कल दिल्ली में जो उनका घर है दानिश अली का सांसद आवास, उस पर क्यों उनसे मिलने के लिए चले गए। ये इंडिया अलायंस के लिए सही संकेत नहीं है। इंडिया अलायंस के लिए उत्तर प्रदेश में सही संकेत वो होते अगर वो मायावती को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते। लेकिन मायावती जानती हैं कि समाजवादी पार्टी उनकी तरफ कभी मुसलमानों के वोट नहीं आने देगी और कांग्रेस की नजर हमेशा उनके दलित वोट बैंक पर लगी हुई है। और कांग्रेस का दलित वोट बैंक ही मायावती की तरफ शिफ्ट हुआ था। जो काशीराम जी के समय आंदोलन चला, बसपा उन्होंने खड़ी की, उसी के बाद सब कुछ हुआ था। तो यह हकीकत बात भी है कि मायावती को कांग्रेस से ज्यादा घबराहट है बीजेपी के मुकाबले। वो बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगी। कांग्रेस के साथ जाकर वो देख चुकी है उन्हें कभी कोई फायदा कांग्रेस से नहीं मिला है। लेकिन यहां पर दानिश अली पर डोरे डाल रहे हैं राहुल गांधी। यहां दोस्तों एक बात और भी दिलचस्प चल रही है कि साहब एक मुसलमान को पार्लियामेंट में ये कह दिया, वो कह दिया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप उस वीडियो को जरा सुनिएगा और फिर बताइए कि क्या कहानी वास्तव में ऐसी है जैसी बताने की कोशिश की जा रही है। और ये वीडियो भी एक मुस्लिम का है
और ये जो मुस्लिम है, शहजाद जय हिंद, आप जानते होंगे, भाजपा के प्रवक्ता हैं, टीवी चैनल्स पर आपने देखा होगा इन्हें अक्सर। जरा इनका ये वीडियो सुनिए और आपको पता लगेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जरा सुनिए गौर से इनकी बात, क्या कही है शहजाद जय हिंद ने। कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान हूं और इसीलिए आज जो भी सेक्युलर आउटरीच आपको दिखाई दे रहा है, और सही है, रमेश बिधूड़ी ने जो बात रखी है पार्लियामेंट में, वो अनपार्लियामेंट्री है, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो अनजस्टिफाइबल है। उसके ऊपर राजनाथ सिंह जी ने खेद प्रकट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी है, और इसके अलावा पार्लियामेंट से उसको एक्सपंज भी कर दिया गया है। और पार्लियामेंट में भी किस प्रकार की प्रतिक्रिया स्पीकर साहब की तरफ से आई है, ये पूरे देश ने देखा है। परंतु समझ में नहीं आता कि जब किसी को उग्रवादी कहा जाता है और उस पर पूरा इंडी गठबंधन और उनका पूरा लुटियंस इकोसिस्टम आउटरीच करता है, तो जब किसी को मुजाहिदीन कहा जाता है उसी इंडी गठबंधन के द्वारा, तब ये लुटियंस का आउटरीच कहां चला जाता है। आज जो 9 बजे की चर्चाएं कर रहे थे दानिश अली के साथ, क्या वो व्यक्ति और वो एंकर्स, जब उनको कहा गया, बताया गया कि आम आदमी पार्टी की एक बड़ी नेता प्रियंका कक्कड़ ने मुझे मुजाहिदीन कहा, तो तब तो ये कहा गया कि ये डिबेट्स में तो बोली जाती है बातें, ये तो निकल जाती है। मतलब सनातन की समाप्ति की बात करो तो उसको जस्टिफाई किया जाता है ये कहकर कि ये तो कास्ट सिस्टम पर बोला जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के एक मुसलमान प्रवक्ता को यह कहा जाता है कि तुम मुजाहिदीन हो, और मुजाहिदीन का संदर्भ क्या है ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, तब कहा जाता है, हीट ऑफ द डिबेट में कहा गया जी ये तो चलता रहता है। और आज उग्रवादी कहने पर, जो कि गलत मान रहे, सब लोग गलत मान रहे, कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, उस समय पर इतना आक्रोश। परंतु इसका 1% आक्रोश भी नहीं था जब एक भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम प्रवक्ता, उसको मुजाहिदीन कहा गया, जब हेट स्पीच उसको माना गया, जब हिंदू धर्म के खिलाफ इस प्रकार की शब्दावली बोली गई, और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस जारी करने का काम किया। और जो लोग आज 9 बजे बड़े सेंटिमोनियस होकर, बड़े हाई मॉरल ग्राउंड लेकर शब्दावली पर ज्ञान दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक पासमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को लो लाइफ और क्रेटिन कहा, और वो शब्दावली की बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये कितने दो मुहिए, डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी से भरे हुए लोग हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। इनको कोई प्रिंसिपल की चिंता नहीं है कि प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि शब्दावली अच्छी हो, प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे को हेट स्पीच के माध्यम से टारगेट ना करें, प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हम डिस्कोर्स को कर्टियस और सिविलाइज्ड रखें। ये उनकी मंशा नहीं है। अगर ऐसी मंशा होती तो पहले कोई एंकर किसी पासमानदा मुस्लिम को लो लेवल का नहीं कहता, क्रेटिन नहीं कहता, और ये डिनाई नहीं की गई है बात। अगर ये स्टैंडर्ड होता, ये प्रिंसिपल होता, तो जो ये आउटरीच आज आपको दिखाई दे रहा है दानिश अली के लिए, जब मुझे मुजाहिदीन कहा गया तब ये आउटरीच कहा था। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान के साथ अगर हेट स्पीच हो, हेट क्राइम हो, तो वो ठीक है? तो ये कैसा प्रिंसिपल है आपका सेक्युलरिज्म का? ये कैसा प्रिंसिपल है आपका अगेंस्ट हेट स्पीच? क्या ये नफरत की जो दुकान जो आपको दिखाई देती है, ये केवल कुछ ही जगहों पर आपको दिखाई देती है, और बाकी के जगह पर ये नफरत की दुकान जो है वो तुरंत वोट बैंक के भाईजान में तब्दील हो जाती है, या सेकुलरिज्म के नाम पर ये सब कुछ चलता है? मतलब कि किसी को उग्रवादी कहना ये अस्वीकार्य है और होना भी चाहिए, और हम भी मानते हैं, परंतु किसी को मुजाहिदीन कहना ये तो सेकुलरिज्म के नाम पे चलता है, ये कोशर है। किसी को लो लेवल और क्रेटिन कहना ये कोशर है। सनातन की समाप्ति और हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करना, हिंदू धर्म मेनेस है, हिंदू धर्म जो है एड्स की तरह है, सनातन को किस प्रकार से खत्म करना है, ये सारी बातें करना 80% आबादी के लिए
ये ठीक है, इसको जस्टिफाई करना है, इसके अंदर इन डेप्थ जाकर समझना है कि क्या ये जाति व्यवस्था पर कहा गया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, इसका सबटेक्स्ट क्या था, इसका प्रीटेक्स्ट क्या था, उसको जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग बहानेबाजी करना, सवालों के रूप में उसको पेश कर देना, परंतु किसी प्रकार से कवर फायर देना, ये दोहरे मापदंड है। हैरानी होती है कि इस प्रकार से एक ही टाइप के ऑफेंस के लिए दो स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड तब है जब दानिश अली रिसीविंग एंड पर है, और एक स्टैंडर्ड तब है जब रिसीविंग एंड पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान है। एक स्टैंडर्ड तब है जब दानिश अली रिसीविंग एंड पर है, एक स्टैंडर्ड तब है जब हिंदू और सनातनियों को कुछ कहा जा रहा है, एक स्टैंडर्ड तब है जब कोई व्यक्ति ये बात बोलता है उसको आपको टारगेट करना है, और एक स्टैंडर्ड तब है जब बोलने वाला व्यक्ति आपका चहीता एंकर है और वो किसी को भी लो लाइफ और क्रेटिन कह दे। ये दोहरे मापदंड है। लुटियंस के इस कबाल से ज्यादा दो मुहैया और हिपोक्रिटिकल कोई नहीं है। मैं कतई इस वीडियो के माध्यम से जो संसद में कहा गया उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, उस पर तो एक्शन ले लिया गया, क्लियर कट बोल रहे, परंतु जो आज मेरे साथ गुजरी है उसका क्या? दानिश अली तो सांसद है, उसके साथ तो कई लोग खड़े हैं, पार्टियां की पार्टियां खड़ी है। मेरे साथ कौन खड़ा था? मेरे साथ कौन खड़ा था जब मुझे मुजाहिदीन कहा गया? कोई नहीं खड़ा था। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना क्या कहा इन्होंने, और मुझे तो लगा कि इन्होंने अपने दिल से बात कही। और शहजाद जय हिंद आप जानते ही हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं तो इन्हें बहुत पसंद करता हूं। इनके वीडियोस बड़े पॉपुलर होते हैं, इनको जो विरोधी मीडिया के लोग हैं वो भी अपने चैनल्स पर बुलाते हैं। उन्होंने, मुझे लगता है कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सारी बातों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ये बात सही है, रमेश बिधूड़ी की बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बीजेपी को उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन दानिश अली जैसे लोग, उनके साथ सिंपैथी रखने वाले लोग जो है वो क्या सच में सिंपैथी मुसलमानों से रखते हैं या फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये सब हमको समझना होगा। आपसे बात होती रहेगी। नमस्कार।